हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अजय तिवारी है, गैप फिजिक्स से। आज हम जे एडवांस से रिलेटेड दूसरी वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। पहले में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड कुछ अच्छे बेसिक प्रॉब्लम करे थे। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ट्राई करेंगे मैग्नेटिज्म तक के क्वेश्चन कुछ बेसिक कर पाए। तो सबसे पहले हम एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक इस तरह का एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर का अगर मैं रेडियस बताऊं तो इस कंडक्टर का रेडियस है r, एंड इसकी जो करंट डेंसिटी है वो वेरी कर रही है J इज इक्वल टू J नॉट स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। इस तरीके से हमारी करंट डेंसिटी वेरी कर रही है। तो आपको बताना है करंट कितना पास होगा इस पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल हमारा जो कंडक्टर है, इससे कितना करंट पास होगा। और ऑल्सो आप बोल सकते हैं फाइंड करंट एंड ऑल्सो फाइंड करंट, यानी एवरेज करंट डेंसिटी कितना होगा ये भी आपको बताना है। जी एवरेज कितना होगा ये भी बताना है। तो चलिए सिलेंडर को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सिलेंड्रिकल कंडक्टर है तो इस तरीके का हमारा कंडक्टर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ सेंटर से स्मॉल r दूरी पे जाके डी आर थिकनेस का एक इस तरह का डिस्क काट लूँगा। इसमें ये हमारा डिस्क है, इसकी थिकनेस है डी आर और इसका रेडियस है स्मॉल आर। सो अगर मुझे लिखना होगा डी आई, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि लिखना पड़ेगा मुझे जे इंटू डी ए, और साथ में मुझे पता है कि इधर ही मैं एरिया का डायरेक्शन लेने वाला हूँ, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री। सो जे की जगह पे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जे नॉट आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। डी ए की जगह पे इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर इंटू थिकनेस है डी आर। सो मैं करंट निकाल लूँगा इजली, यहाँ से डी आई को इंटीग्रेट कर दूँगा, ये भी इंटीग्रेट हो। सो फाइनली आई मुझे मिल जाएगा, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेना है 2 पाई जे नोट अपन कैपिटल आर, उसके बाद आर टू दी पावर 3 इंटू डी आर। लिमिट रख लेते हैं 0 से लेके कैपिटल आर तक। ये वाला ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा, कैपिटल आर तक हो जाएगा ये लेना। इसको सेंटर से लेके कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर देंगे। सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 2 पाई जे नॉट आर, ये हो जाएगा आर टू दी पावर 4। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ, आर टू दी पावर 4, लोअर लिमिट डालूंगा तो -0, ज़रूरत नहीं है, अपॉन 4। सो एक आर से एक आर कैंसिल और ये 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया फाइनली जे नॉट पाई आर क्यू अपॉन 2। हमारे पास करंट की वैल्यू ये आ गई। एक बार मुझे करंट मिल गया। सो करंट डेंसिटी मुझे पता है कि इस पूरे क्रॉस सेक्शन से जो करंट जाएगा, इस पूरे क्रॉस सेक्शन से, उसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। कैसे? तो पूरे क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला जो करंट है उसको मैं लिखूँगा जे एवरेज इनटू पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये इस करंट के बराबर होना चाहिए, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आया है फाइनल 2 पाई, यानी जे नॉट पाई आर क्यू अपॉन 2। सो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, फाइनल जे एवरेज की वैल्यू आ गई हमारे पास, हो गया जे नॉट आर अपॉन 2। यह आ जाएगा हमारा जे एवरेज की वैल्यू। तो इस तरीके से बेसिक प्रॉब्लम से हमने क्वेश्चन की शुरुआत की है। एकदम से बेसिक सा प्रॉब्लम है ये। अभी जो और अच्छे सवाल जो लगभग ओलंपियाड में जैसे सवाल पूछे जाते हैं, वो एक क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, हमारे पास इस तरह का क्रॉस सेक्शन है, इसमें अलग अलग मटेरियल के 2 कंडक्टर जुड़े हुए हैं। ये एक इंटरफेस है हमारा। मान लीजिए इधर एक अलग मटेरियल है, इसकी रेजिस्टिविटी रो 1 बोल दिया मैंने, इसकी रेजिस्टिविटी रो 2 बोल दिया। मान लीजिए ये कॉपर है और ये भी कोई कंडक्टर है, मान लीजिए एल्युमिनियम है। अब मुझे बताना है कि इस इंटरफेस पे चार्ज कितना होगा। फाइंड चार्ज एट इंटरफेस, चार्ज एट
इंटरफेस। सो मैं सिंपल बोलूँगा, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा अगर, इज इक्वल टू रो जे। सो आप इसको ट्राई करिएगा। अगर आपको जानना है तो मैं इस इंटरफेस का एक छोटा सा फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ, इस वाले इंटरफेस का, ऐसे इस वाले का। आप जान रहे हैं कि इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा, और इधर दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ ऐसे है। इसको मान लीजिए मैं E2 बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फ्लक्स मैं लिख सकता हूँ सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए या E डॉट डी एस लिखिए। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ E2A, इधर वाला फ्लक्स को मैंने पॉजिटिव मान लिया, इधर वाले को नेगेटिव मान लिया, माइनस E1A, नेट फ्लक्स मैंने लिख दिया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ E2 माइनस E1 इंटू ए, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब हमको बहुत अच्छे से पता है कि जे रो लिख सकता हूँ मैं E के जगह पे, तो जे की जगह पे मैं डायरेक्ट I अपॉन ए लिख दूँ, और साथ में मैं लिख सकता हूँ रो2 माइनस I अपॉन ए, इसके साथ रो1। सो ए से ए मैं कैंसिल करना चाहूँगा। कैसे कैंसिल करूँगा ए से, क्योंकि साथ में ए कॉमन था ऑलरेडी, तो यहाँ से आ गया मेरा I कॉमन हो गया, रो2 माइनस रो1। मुझे पता है नेट फ्लक्स की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है हमारा। तो फाइनल हमारा इंटरफेस का जो चार्ज है वो आ चुका है एप्सिलॉन नॉट आई इंटू रो2 माइनस रो। सेम अप्रोच पे ओलंपियाड में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। सो बेसिक सा ही क्वेश्चन है ये भी। थोड़ा और आगे चलते हैं। एक बेसिक बात मैं आपको सिखाना चाहूँगा, किसी भी शेप साइज का कंडक्टर हो, मान लीजिए अपने पास किसी शेप का कंडक्टर है, मैं एक इस तरह का स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, क्यूब टाइप का, क्यूबॉइड बन गया मान लीजिए हमारे पास, ये क्यूबॉइड, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि करंट मेरा ऐसे पास हो रहा है, इधर से 1 to 2 करंट पास हो रहा है, तो मुझे R12 लिखनी है। तो आपको पता है रो एल अपॉन ए, आप फॉर्मूला लगाते हो रो, और जिसके क्रॉस पास हो रहा है ना 1 2 के क्रॉस, तो देखो ये वाला लेंथ के क्रॉस पास हो रहा है, तो लेंथ एल ही रहेगा, बाकी जो बच गया वो एरिया। तो एल के अलावा क्या बच गया, बी इंटू एच। सो हम नीचे एरिया की जगह पे रो एल अपॉन ए पे ऐसे लिख सकते हैं। वहीं अगर करंट ऐसे पास होता है, फॉर एग्जांपल इसको 3 4 बोल रहा हूँ, तो देखो अभी हाइट के क्रॉस करंट पास हो रहा है। कैसे पास हो रहा है, हाइट के क्रॉस। तो मैं डायरेक्ट लिखता R34 की वैल्यू कितनी लिखती, तो मैं डायरेक्ट लिखता R34 की वैल्यू, मैं नीचे से ऊपर पास कराया हूँ, अगर आप देख पा रहे होंगे इसको, तो मैं इसे ऐसे यहाँ से पास कराया हूँ, तो ये आ जाएगा। लेंथ का काम अभी मेरा हाइट कर रहा है, तो रो एच अपॉन एल इंटू बी। वही अगर मैं खाली इस एज से पास कराता, ऐसे इधर से पास कराता, और इसको नाम लिख देता मैं 5 6, 3 4 हो चुका है 5 6, तो आप देख पा रहे हैं बेस के विड्थ के थ्रू पास कराया है। सो R5 6 की वैल्यू आ जाती रो विड्थ अपॉन एल इंटू एच। सो इस तरीके से मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा था, की पॉइंट था ये हमारा, ताकि मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह का हमारे पास सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इस तरह का, अंदर ये पूरा सॉलिड है, ऐसा कुछ, ये वाला रेडियस है R1, और बड़ा वाला रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक है R2, और ये लेंथ मान लीजिए L है। तो डायरेक्ट अगर मैं इससे पूछूँ करंट पास होने वाला, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि सर आपने अभी बताया कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया। एरिया कौन सा वाला, करंट तो सारा का सारा इधर से जाएगा ना, तो अगर इधर से जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ पाई R2 का स्क्वायर, बड़ा वाला में से छोटा वाला एरिया माइनस कर देता हूँ। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस है, बार बार आ रहा है तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछ दूँ कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स की, इस तरह का अगर हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर्स है, मुझे पता था कि गंदा डायग्राम बनेगा मुझे, सो मैं तरीका है मेरे पास सुंदर बनाने का, आजकल सुंदर का बोलबाला है तो मैंने सुंदर ही बनाया है, ये देखिए, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास इस तरह का हमारे पास क्या है भाई,
है ना। एक ऐसा हो गया हमारे पास और एक अंदर है हमारे पास। ये अंदर वाला मैंने खुद से बना दिया गंदा सा। एक बाहर है स्फीयर और एक अंदर है स्फीयर, ऐसा है। अंदर वाले का रेडियस कुछ आप R1 मान लीजिए, बाहर वाले का कुछ आप R2 मान लीजिए, और ये कुछ हमारा मटेरियल है ऐसे। ये कुछ मेरा है मटेरियल। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। हमने बोला है कि देखो यार, एक तो क्लियर है कि अगर मैं पहला स्फीयर इसको दूसरा स्फीयर बोल रहा हूँ, पहला इसको दूसरा, तो कई बार मैं डायरेक्ट एक तरीका आपको बता दूंगा कि V1 ग्रेटर देन V2 है बस। तो आप जाहिर सी बात है करंट हमारा इस तरीके से जा रहा होगा। कैसे जा रहा होगा? इस तरीके से, बाहर की तरफ, इस तरीके से जा रहा होगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, एक सेकेंड, ज़्यादा ही इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ से ना, अब हमको पता है कि बाहर की तरफ एरिया बढ़ रहा है, तो x दूरी पे जाके dx थिकनेस का एक छोटा सा हम स्फीयर काट लेते हैं। कौन सा थिकनेस का? dx थिकनेस का। ये रहा हमारा, ये जो स्फीयर हम काट रहे हैं ना, उसको मैं बोल रहा हूँ कि x दूरी पे जाके मैंने dx थिकनेस का एक स्फीयर काटा है। मैंने गंदा सा बना दिया, लेकिन आपको पता है कि x दूरी पे जाके मैंने ये dx थिकनेस का स्फीयर काटा है, और करंट dx में भी बाहर की तरफ जा रहा है ऐसे। सो लिखने का तरीका वही है, कैजुअल है बहुत। dr को मैं लिख पाऊँगा रो dx अपॉन एरिया क्या है, तो आप बोलोगे सर 4πx²। और अब इंटीग्रेशन की बारी, तो मैं dr को इंटीग्रेट करूँगा तो इसको भी करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक करूँगा? तो आप बोलोगे सर R1 का इस सरफेस से लेके इस सरफेस तक ही तो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि मटेरियल सिर्फ उतने में है। सो R1 से लेके R2 तक मैं करूँगा। तो फाइनली मैं रो को बाहर निकाल देता हूँ, रो अपॉन 4π, और 1/x² का इंटीग्रेशन मुझे पता है -1/x, है ना। और ये हो जाएगा R1 से लेके R2 तक। सो फाइनल आपके पास आ जाएगा। अब लेंथ मैंने dx लिया, इस पर कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि dx पार्ट में भी करंट जा रहा है, छोटे से पार्ट में जो करंट जा रहा है वही मटेरियल मीडियम है, वही लेंथ का काम कर रहा है, अभी मैंने आपको सिखाया। सो यहाँ पे रो अपॉन 4π, और अपने पास रिजल्ट है। अपर लिमिट डालूंगा, माइनस को मैं बाहर ही निकाल देता हूँ यार, 1/R2 माइनस 1/R1, है ना। अब एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, R1 R2, और ये हो जाएगा R1 माइनस R2। बाहर माइनस लगा हुआ था, आपको पता ही है। सो फाइनल रो R1 माइनस R2 अपॉन 4π R1 R2। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ये आ गया आपका फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो क्यों ना हम आगे चलें। ठीक है, सही लिखा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, सो आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन करिए, ये वाले का भी आप कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस। बाकी देखो पूरे प्रॉब्लम में आपको किरचॉफ्स लॉ, करंट और पोटेंशियल, यही सब करना पड़ेगा। एक इस तरह का शेप है, इस तरह का देख रहे हैं आप, इस तरह का क्रॉस सेक्शन है। ये चाय की कप नहीं है, मैंने बनाया ही है ऐसा, मेरे को इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, मतलब आईपैड की। सो बहुत गंदा डायग्राम मैं बनाता हूँ। कॉलेज में तो हालांकि मेरे को प्रोफेसर लोग के कॉल भी आते थे कि भाई ये तूने क्या बनाया है, तो वो बोलते थे कि फेल कर दूं। मैं बोलता था नहीं सर, देख लो आपका ही बच्चा हूँ। तो अभी हमारा मान लीजिए ये पहले वाले क्रॉस सेक्शन का रेडियस मैंने मान लिया कि R1 है, इस वाले को मैंने मान लिया कि बड़े वाले को R2। ठीक है, वापस पुराना वाला कलर ले लेता हूँ, डायग्राम बना लिया मैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे कुछ दूरी पे जाइए, यहाँ से x दूरी पे जाइए, छोटा सा एक पार्ट काटिए ऐसा डिस्क के जैसा। तो आप जान रहे हैं कि जैसे जैसे आगे जाएंगे डिस्क की हमारी जो रेडियस है वो इंक्रीज करेगी। इसका रेडियस आप यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है ना, उसको स्मॉल r मान लीजिए, और यहाँ से एक लाइन खींचिए आप, ये लाइन, और मैं बोलूँगा कि यहाँ पे एंगल को मैं थीटा बोल दे रहा हूँ। ये जो बचा हुआ पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, अगर पूरा R1 है तो इस बचे हुए पोर्शन को क्या मैं R1 माइनस क्या लिख दूँ, स्मॉल r लिख दूँ, स्मॉल r माइनस R1 लिखना था मुझे।
क्योंकि स्मॉल आर मैंने माना है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। सो ये हो जाएगा स्मॉल आर माइनस R1। सिमिलरली इस वाली लेंथ को क्या लिखूँगा, पूरा वाला R2 है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है, तो अब बोलोगे सर पूरे वाले में से आप खाली R1 घटा दो ना, बोलूँगा बिल्कुल सही। तो ये वाला हो जाएगा R2 माइनस R1। क्लियर। अब जरा tan थीटा लिखिए, यहाँ से यहाँ तक लेंथ x है और ये पूरा लेंथ को मैंने L बोल दिया, ये L है, ये दिया हुआ है। करंट ऐसे ही जा रहा है पूरे में, तो हमको ऐसे ही मटेरियल देखना पड़ेगा। सो फाइनली अपने पास आ जाएगा, अगर मैं बोलूँ फाइंड R इक्विवेलेंट 1 से 2 तक, तो 1 to 2 हमको निकालना है। हमारे पास सीधे आ जाएगा, मैं tan थीटा लिखूँगा सबसे पहले, तो वो आ जाएगा R माइनस R1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन L, ये आ जाएगा। सो फाइनली हम यहाँ से R निकाल सकते हैं, देख पा रहे हैं आप, R1 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन L इंटू एक्स। सो अब बारी है करंट लिखने की, तो छोटे से पार्ट dx में जो करंट जा रहा है, तो dr की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। क्या लिख लूँगा dr की वैल्यू में, रो dx अपॉन पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से जा रहा है और मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मेरे को R1 मिल जाएगा, R मिल जाएगा, 0 से लेके L तक इसको इंटीग्रेट करना है। सो रो dx तो ठीक है, स्मॉल r की जगह पे मुझे ये सारी वैल्यू उठा के रखनी पड़ेगी, मतलब R1 R2 माइनस R1 इंटू एक्स अपॉन L इसका होल स्क्वायर है ना, साथ में पाई भी था, इंटू dx। सो अगर मैं ओवरऑल इसको एक सब्स्टिट्यूट करूं, इसको मैं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसको t मान लूं, क्या मान लूं t, तो ओवरऑल ये t का स्क्वायर हो जाएगा और मैं डायरेक्ट लिख पाऊंगा रो, है ना, डायरेक्ट मैं लिख पाऊंगा L अपॉन R2 माइनस R1 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर। आप समझ पा रहे हैं, मैंने इसको पूरे को t मान लिया और फाइनल रिजल्ट जो हम लिख पाएंगे इंटीग्रेट करने के बाद सीधे -1/t आएगा, ये भी आपको पता है, रो अपॉन R2 माइनस R1 1/t स्क्वायर, जैसे 1/x स्क्वायर का -1/x होता था, तो सीधे मैं माइनस, ठीक है, अच्छा माइनस मैंने आगे लगा दिया है, सो 1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू एक्स अपॉन L, ये आएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 से लेके L तक। तो सबसे पहले आप अपर लिमिट डालेंगे, सो जैसे ही आप अपर लिमिट डालेंगे, है ना, तो आपके पास बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा R2 माइनस R1, यहाँ पर L से L कैंसिल हो जाएगा, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/R2 और जैसे ही 0 डालेंगे बचेगा -1/R1। सो फाइनल रिजल्ट है आपके पास रो, अच्छा L भी था हमारे पास क्या, हाँ R2/L, तो ये L था और रो भी था और L भी था, ये रहा रो। सो रो में खा गया था थोड़ी देर के लिए, अपने पास L भी है और रो भी है, तो एक L है एक रो है, आप ऐसा मानिएगा। सो अपने पास आ जाएगा फाइनल रो L और अपॉन R2 माइनस R1, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं R2 R1 और ये हो जाएगा R1 माइनस R2, विथ नेगेटिव साइन था तो मैं उसको R2 माइनस R1 बोल सकता हूँ। क्लियर है, तो R2 से R1 गायब हो गया। अच्छा मैं पाई भी गायब कर दिया हूँ क्या, ये रहा पाई, भाई देख लीजिए सारे लोग, गर्मी बहुत है, सो मैं पाई भी गायब कर चुका हूँ। ये था मेरा पाई, ये था मेरा पाई, सो पाई भी है, इसको इससे गायब कर देता हूँ। रो L अपॉन पाई R1 R2, ये आ गया फाइनल आंसर। तो आप फाइनल आंसर याद ज़रूर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं तो मैं बोलूँगा कि मेथड आपको सीखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेसिक प्रॉब्लम आराम से कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड के 1-2 प्रॉब्लम मैं और लेना चाहूँगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का एक रॉड है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है m, उसको हम ना यहाँ से जस्ट v वेलोसिटी से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर देना है, थीटा एंगल पे v वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट कर दिया। तो अगर मैंने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया और मैंने बोल दिया कि इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन वहीं जहाँ पे हमारा
बी यूनिफॉर्म है, जिस रीजन में हमारा वेलोसिटी कर रहा है चार्ज पार्टिकल वो यूनिफॉर्म है, और इनसाइड अंदर की तरफ है इस पर्टिकुलर सरफेस के। तो मैं इसको चाहूँ तो क्रॉस लिख सकता हूँ ऐसे, डॉट का मतलब बाहर, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ। सो हमको बताना है कि चार्ज पार्टिकल इस रीजन में कितना टाइम स्पेंड करेगा। फाइंड टाइम स्पेंड बाय चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड भी, ये बताना है हमें। सो जैसा कि हम जानते हैं, हम पहले फोर्स का सोचेंगे। सो मुझे पता है कि चार्ज पार्टिकल ऐसा जा रहा है, तो पर्टिकुलर इसके परपेंडिकुलर इधर कहीं मेरा ऐसा कहीं सेंटर होगा, और ये भी क्रॉस बी, अगर आप बी की तरफ हथेली को रखें और बी की तरफ कर्ल करें, सो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आप देख पा रहे होंगे। सो भी क्रॉस बी जैसे ही मैं करूँगा तो फोर्स मेरा ऐसा लगेगा कुछ, और इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा ना, पॉजिटिव चार्ज होता तो ऊपर की तरफ, तो इस वजह से इसको पूरा ऐसे सर्कुलर पाथ पे घुमा देगा। जैसा कि मैं बोल रहा था आपको, ऐसा सर्कुलर पाथ पे इसको पूरा का पूरा घुमा देगा ऐसे। और जैसा कि निकलते समय ऐसा गया था, तो बाहर जाते समय भी कुछ ऐसा जाएगा। ऐसा मतलब मैं बताता हूँ कैसा। ये वाला एंगल पर्टिकुलर अगर मैं यहाँ से खींचूँ, मैं इसको आर बोल रहा हूँ, तो ये भी आर होगा। क्लियर है? और यहाँ थीटा से गया था तो ये भी थीटा ही होगा, थीटा से ही बाहर निकलेगा। और फाइनली मुझे बताना है कि कितना टाइम स्पेंड किया। तो ये वाला एंगल अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूँ, इसको मैं थीटा बोल दूँ, तो ये भी थीटा है। तो बचा ये पूरा कितना हो गया मेरा, तो आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि सर ये 2π - 2 थीटा है। तो अगर मैं एंगल की बात करूं, यानी ओमेगा टी जो है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो हो गया मेरा 2π - 2 थीटा। और मुझे ओमेगा की वैल्यू बहुत अच्छे से लिखनी आती है, EB/m × t = 2π - थीटा। सो फाइनल हमारे पास टाइम आ गया 2π - थीटा × m/EB, है ना। ये आ गया हमारा टाइम की वैल्यू। सो आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। रेडियस के लिए भी हम लिख सकते थे डायरेक्ट, R = mv/qb। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। सो एक क्वेश्चन और लेंगे जिससे कि सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, ऐसा ही है, सेम टू सेम। कि यहाँ से मैंने बोला कि हमारे पास, यहाँ से हमारे पास एक क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज इस बार लिया मैंने, मास m है। इसको मैंने थीटा एंगल पे यहाँ से रिलीज किया, और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ये भी एंगल थीटा है। सो हमें बताना है कि ये टाइम कितना स्पेंड करेगा। सेम, इधर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस और यूनिफॉर्म है, तरीका सेम है। सो आप इसको चाहें तो वीडियो रोक के कर सकते हैं इजीली। मैं फिर से वही पूछ रहा हूँ, फाइंड टाइम स्पेंड बाय चार्ज इन बी, मैग्नेटिक फील्ड में कितना टाइम स्पेंड किया। सो जैसा आप देख पा रहे हैं, इस बार हमारा फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा, लेकिन v क्रॉस b करूँगा तो हमारा अंगूठा इस डायरेक्शन में आ रहा है, इधर कहीं हमारा मे बी सेंटर होगा इसका, मान लो ये सेंटर है, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ। सो ये कुछ ऐसा सर्कुलर पाथ पे ऐसा कुछ घूमते हुए फाइनली फिर यहाँ से टेंजेंशियली ऐसा निकल जाएगा। जैसे गया था, एंटर किया था इधर से, वैसा टेंजेंशियली ऐसा बाहर निकल जाएगा ऐसा। ठीक है सर, ऐसे कैसे? तो हाँ देखो, ऐसे टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा। अब हमारे पास ये मैंने बोला सेंटर है, तो ये रेडियस r, तो ये भी रेडियस r। तो भाई मेरे को बस इतना जानना है कि इस रीजन में, मतलब नाम लिख देता हूँ मैं, इसका नाम है P, इसका नाम है Q। सो इस रास्ते से P से Q जब गया तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चला। आप बोलोगे सर ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो इस बार सिर्फ 2 थीटा चला। कितना चला? 2 थीटा। तो डायरेक्ट 2 थीटा को आप ओमेगा टी लिख दो ना, आप पहले से जानते हो। और ओमेगा को क्या लिख सकते हो? QB/m × t = 2 थीटा। तो आपके पास टाइम की वैल्यू आ गई सीधे, है ना।
ये थीटा है और ये चार्ज है, अलग अलग बात है दोनों। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 2 थीटा m अपॉन क्यू बी, ये आ गया हमारा क्या, टाइम की वैल्यू जो हमने स्पेंड किया। अच्छा, आप यहाँ से मोमेंटम भी निकाल सकते थे। जैसे अगर चेंज इन मोमेंटम निकालना है मुझे, तो मैं लिखूँगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो यहाँ से भी वेलोसिटी से फाइनल बाहर निकला है, ये वाला इंक्लिनेशन वापस से थीटा होगा, तो बी कॉस थीटा वाई के लॉन्ग और भी साइन थीटा हमारा एक्स के लॉन्ग, वो भी नेगेटिव एक्स के लॉन्ग। इस वाले का कैसा था, वी कॉस थीटा हमारा था वाई के लॉन्ग और भी साइन थीटा हमारा पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग। तो चेंज इन मोमेंटम मैं सीधे लिख सकता हूँ, फाइनल वाला लिखूँगा मैं माइनस एम भी साइन थीटा जे कैप प्लस एम भी कॉस थीटा, साथ में मैं लिखूँगा चेंज के लिए माइनस के बाद एम भी साइन थीटा आई कैप प्लस एम भी कॉस थीटा जे कैप। सब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल मेरे पास पता है नेगेटिव रिजल्ट आएगा 2m भी साइन थीटा, सिर्फ साइन बचेगा, कॉस वाला कंपोनेंट को कैंसिल कर दिया, ठीक है। साइन थीटा आई के लॉन्ग था, सॉरी, तो ये आई के लॉन्ग आ जाएगा, कॉस जे के लॉन्ग है, हमारे पास आई आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा चेंज इन मोमेंटम। तो इस तरीके से आप चीज़ों को बता सकते हो, टाइम पता है, चेंज इन मोमेंटम पता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्रॉब्लम को कर सकते हो। और भी प्रॉब्लम है, और भी लेंदी प्रॉब्लम आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, EMI से रिलेटेड है, बट कर लेते हैं, अभी बच्चों को कम टाइम है, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। मान लो हमारे पास एक इस तरह का, फिर से मैं गंदा डायग्राम बना रहा हूँ, तो मैं एक बार एक्स्ट्रा सर्कल इस्तेमाल करूँगा। मान लो अपने पास कुछ इस तरह का शेप है और इसमें एक रॉड रखा गया है इस तरीके से, ये रॉड है जिसका लेंथ है L, मास है M, है ना। और ये रॉड यूनिफॉर्म रॉड है, कैसा है, यूनिफॉर्म है, क्लियर बोल रहा है कि यूनिफॉर्म रॉड है। और इसका रेजिस्टेंस चाहो तो आप ले लो, रेजिस्टेंस जो है वो है स्मॉल r, t बराबर 0 से जस्ट इसको रिलीज किया जा रहा है, ओमेगा नॉट हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। तो हमने क्या किया, एक सर्किट और लगाया यहाँ से, ऐसा ऐसा, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आ रखा, और इनिशियली इसको ओमेगा नॉट से जस्ट हमने रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट है। और यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है क्रॉस पूरे रीजन में। तो आपको बताना है कि ओमेगा कितना होगा रॉड का, और करंट भी बताना है, फाइंड ओमेगा एंड ऑल्सो फाइंड करंट, करंट की वैल्यू कितनी होगी ये भी आपको बतानी है। सो बेसिक से एकदम, आप चाहो तो पॉज करके कर सकते हो। सो आप स्टार्ट कर सकते हो इसको करना। जैसे ही रॉड यहाँ पे पहुँचेगा, ये रॉड मान लो ऐसे यहाँ पे पहुँचा, आप देख रहे हो भी क्रॉस बी आप करोगे, आगे की तरफ बी है, तो इधर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा, इंड्यूस EMF जिधर होगा, और इंड्यूस EMF कितना हो जाएगा। अब रोटेटिंग रॉड है तो इंड्यूस EMF की वैल्यू आप डायरेक्ट बोल सकते हो चिल्ला के कि बी ओमेगा L²/2, ये आ जाएगा इंड्यूस EMF। अब अगर इंड्यूस EMF पता है, ये सर्किट है रॉड के थ्रू, अगर रजिस्टर आपको R पता है तो आप एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लो। R, ये रॉड के लिए आपने इंड्यूस EMF निकाला, साथ में रॉड का रेजिस्टेंस है स्मॉल r, और ये वोल्टेज है, तो सीधे करंट आप लिख सकते हो E/R प्लस स्मॉल r। E की वैल्यू आपको पता है कितना, बी ओमेगा L²/2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये यहाँ से आपको करंट मिल जाएगा। एक बार आपको करंट मिल गया, सो आप सीधे NLM लगा दो। आप सर NLM कैसे लगाऊंगा, तो आपको पता है फोर्स जो लग रहा होगा इस पे पूरे रॉड पे, वो लग रहा होगा I/L/B साइन ऑफ 90 डिग्री, तो साइन 91 लिख दिया मैंने। अब फोर्स भी हमको पता है, तो सर क्या करें फिर, तो मैं बोलूँगा टॉर्क लगाओ भाई। अगर फोर्स आपको पता है तो आप टॉर्क लगाओ। सर टॉर्क कैसे लिखूँगा, देखो इस पूरे रॉड पे, ये रॉड यूनिफॉर्म है, ये रॉड यूनिफॉर्म है, तो हर जगह हमको पता है कि जो हमारा फोर्स लग सकता है पूरे रॉड पे, जब यूनिफॉर्म है तो हम ऐसा मानेंगे कि जो हमारा फोर्स लगा है वो किधर लगा है। अच्छा, फोर्स बाहर की तरफ नहीं लगेगा, हमको पता है कि भी क्रॉस
अगर हमको निकालना है एल इंटू एल क्रॉस बी अगर करूँगा तो हमारा नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, यानी इस ओमेगा को घटाने वाला फोर्स होगा। ये ओमेगा को क्या करेगा, सबट्रैक्ट करेगा यानी घटाएगा भाई। एक मिनट, ये नीचे की तरफ लगेगा। आप देख पा रहे होगे, एल क्रॉस बी करोगे आप, सो आप नीचे की तरफ लगेगा। तो मैं टॉर्क लिख देता हूँ, फोर्स जो कि है आई एल बी इंटू हमारा L/2 पर लगेगा। यूनिफॉर्म है तो इसके सेंटर में मान सकते हैं। एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू अल्फा लिखूंगा। नेट टॉर्क को क्या लिखूंगा, आई इंटू अल्फा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mL²/3 इंटू अल्फा। L² से L² कैंसिल। सो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 3IB/2m। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3I हमने अभी निकाला है जस्ट, तो 3B² L² ओमेगा/4m इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, सो अल्फा को मैं अगली बार लिखूंगा -d/dt। अभी मैंने बोला कि ये फोर्स जो लग रहा है नीचे की तरफ, ये घटाने वाला फोर्स है, किसको, ओमेगा को। सो अभी इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको कर लेता हूँ -3B² L²/4m कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और यहाँ हो जाएगा dt 0 से लेके t तक, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा0 से ओमेगा d ओमेगा/ओमेगा। सो इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा फाइनल -3B² L²/4m कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू t इज इक्वल टू ln ओमेगा, कहाँ से कहाँ तक, ओमेगा0 से ओमेगा तक। सो सीधे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट इसको, ln ओमेगा माइनस ln ओमेगा0। सो log m माइनस log n क्या होता है, log m/log n। सो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा क्या, इस वाले वैल्यू से पूरे मैं इसको लिख सकता हूँ e टू द पावर -3B² L²/4m कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा0 इज इक्वल टू ओमेगा। ये हमारा आ जाएगा ओमेगा का रिजल्ट। और मैं देख रहा हूँ कि डिक्रीजिंग ग्राफ है, सो ओमेगा और टी का अगर मुझे कोई ग्राफ बनाने को बोला, सो ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा, और ये हमारा होगा ओमेगा0। मैं को अगर किसी ने इसका एरिया अंडर कर्व बोला बताने के लिए, तो ये थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, थीटा। थीटा इसलिए लिख दिया क्योंकि आप क्यों समझ जाओगे। अगली बार से अगर मुझे कोई बोला कि भाई करंट बताओ, तो करंट मुझे पता है, पहले मैं निकाल रखा हूँ ऊपर करंट कितना निकाला हूँ, B⍵L², साथ में 2 टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू ओमेगा की जगह पे ओमेगा0 e टू द पावर -3B² L²T/4m इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। देख लो, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये भी डिक्रीजिंग होगा। सो अगली बार मैं करंट का भी ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा ही बनेगा। और ये करंट वर्सेस टाइम का कर्व अगर मैंने बनाया तो ये मेरा I0 होगा, है ना, ये मेरा I0 होगा, जो कि है कितना, B⍵0 L²/2 टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हो जाएगा। और फाइनली मेरे को पता है कि एरिया अंडर IT कर्व जो होगा ये वाला हमको चार्ज देगा, इस बार चार्ज क्यों देगा। सो इतनी इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर छोटे से क्वेश्चन से हमें मिली। छोटा इन द सेंस कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको इसको करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आपकी एडवांस की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर। और क्वेश्चन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार।